गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था उसमें हम बात कर रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, जिसकी हमने 1D एंड 3D श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर ली थी। 1D श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी थी? आइटम एच हैट डेल अपॉन डेल टी साई इक्वल टू माइनस एच हैट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और साई, ठीक है ना। ये जो वेव इक्वेशन थी ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, ठीक है। और इसी को हमने 3D के अंदर रिप्लेस किया था, तो उसके लिए 3D में क्या थी? साई इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m यहाँ पे डेल स्क्वायर साई, ओके। ये थी 3D के लिए, जहाँ जो डेल थी जो डेल स्क्वायर है लाप्लासियन संकारक लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है, जिसकी वैल्यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की 3D या 1D, ये देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे E इक्वल टू ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई, ठीक है। और जो यहाँ पे यदि हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो ये टोटल एनर्जी देती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। और यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये किसके लिए है? ये फ्री पार्टिकल के लिए है, स्वतंत्र कण के लिए है, ठीक है, अर्थात जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ये पीछे का थोड़ा सा रिवाइज किया है, ठीक है ना, जिससे आपको पता चले E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये फ्री पार्टिकल के लिए थी। आज हम इस देखेंगे कि यदि कोई पार्टिकल किसी बल के प्रभाव में गति कर रहा है, किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है, तो उस पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, ठीक है। अर्थात जो ये श्रोडिंगर समीकरण है इसके अंदर हम बलों का समावेश करेंगे, ठीक है ना, जो फोर्स है उनको इंक्लूड करेंगे और फिर बाद में हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसी श्रोडिंगर इक्वेशन में बलों का समावेश, ठीक है, आज हम करने वाले हैं बलों का समावेश, ठीक है। जो ये पार्टिकल है, तो देखो यहाँ पे ये भी हम 1D के लिए देख लेंगे, फिर 3D के लिए देख लेंगे, ओके। तो बलों के समावेश में अब क्योंकि हम बलों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो किसी बल के प्रभाव में गति करेगा नहीं, तो बल के प्रभाव में गति करेगा। तो हम चलो इसमें लिख लो थोड़ा कि माना द्रव्यमान एंड संवेग P का कोई कण, ये ध्यान रखना है, ये हम संरक्षित बल की बात कर रहे हैं। संरक्षित बल F वेक्टर के प्रभाव में गति कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फिर पार्टिकल के लिए बात कर ली, तो अब हम बल के प्रभाव में देख रहे हैं, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं। तो जो संरक्षित बल है
ठीक है ना, ये पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m है, संवेग v है, ये F के प्रभाव में गति कर रहा है। F के प्रभाव में गति कर रहा है तो जो संरक्षित बल है, इन बलों को हम स्थितिज ऊर्जा के क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिससे या यहाँ लिख लो जहाँ संरक्षित बल है, संरक्षित बल स्थितिज ऊर्जा के रूप में ठीक है ना निम्न होगा। ये देख लो आप, ठीक है ना, F वेक्टर जो संरक्षित बल है इक्वल टू माइनस डेल ये VRT, जहां जो VRT है ये स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है ना, VRT स्थितिज ऊर्जा है। और ये तो जानते हो ना, ये फॉर्मूला तो जानते होंगे, ठीक ना, कि कोई भी जो संरक्षित बल है उस संरक्षित बल को हम स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी का हमने यहाँ पे यूज किया है, और ये जो पार्टिकल है वो संरक्षित बल F के प्रभाव में गति कर रहा है, ठीक है ना, अर्थात वो जो VRT स्थितिज ऊर्जा का क्षेत्र है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है। एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे कोई पार्टिकल गति करवाएं, ठीक है ना, तो ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र है इसके प्रभाव में गति करेगा, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसके प्रभाव में गति करेगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करेंगे, ठीक है ना, प्रोटॉन है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करेंगे। तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का अपना विभव होता है, उनकी अलग अपनी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ठीक है ना। ऐसे जो क्षेत्र के अंदर जो गति करते हैं उनका हम ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कोई कण है वो कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है ना, अदर कोई पार्टिकल हो सकता है जो संरक्षित बल के प्रभाव में गति कर रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए आप गुरुत्वीय बल है, ठीक है ना, विद्युत बल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो ये इतना ही समझ में आ गया तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कण की जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा होगी, ठीक है ना। जो कण की कुल ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कुल ऊर्जा क्या होती है कि इसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लिख रहे हैं VR वेक्टर T, ठीक है। तो ये कण की कुल ऊर्जा होगी, इसको कुछ समीकरण देते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 है। तो यहाँ से देखो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 को निम्न रूप में, ठीक है ना, निम्न रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम यदि इस साइज जो वेव फंक्शन है, कण का जो हम वेव फंक्शन मान रहे हैं, इस वेव फंक्शन के ऊपर इस समीकरण को ऑपरेट करवाएं तो ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस VRT साई, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ई साई और पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस VRT साई, ठीक है। जहाँ पे ये जो है, ये जो साई होता है इसको आप कैसे, ये R और T का वेव फंक्शन है, ठीक है ना, मतलब ना ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ये R T, ठीक है ना। ये सिर्फ दर्शाने के लिए है, लिखना नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ इतना सा पता रहे कि ये किसका फंक्शन है,
इस वक्त ये आर और टी का, ठीक है। यदि लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखो जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी एनर्जी है, मोमेंटम है, अर्थात जो गतिकीय चर है, गतिकीय चर के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर मानते हैं, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी गतिकीय चर है उनके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर मानते हैं, और वो तो यहाँ पे जो एनर्जी है, कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो क्यों कौन सा ऑपरेटर होता है? कुल ऊर्जा के करस्पॉन्डिंग ये ऑपरेटर होता है संवेग। संवेग के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑपरेटर होता है? बताओ। 1D की बात करें तो डेल अपॉन डेल एक्स, और 3D की बात करें तो डेल स्क्वायर नहीं होता है, वो स्क्वायर पी स्क्वायर के लिए होता है, माइनस एच का टी स्क्वायर और डेल स्क्वायर ये होता है। जो पी स्क्वायर को ये होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करेगा तो क्या होगा? ये तो ये यहाँ पे -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर और डेल का स्क्वायर ये होता है। तो ये -1 है, इसका स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है ना, और 1 हो गया, और आयोटा स्क्वायर का ये -1 हो गया, तो ये -1 एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, -1 एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, ये पी स्क्वायर का होता है, ठीक है। पी का ये होता है, ध्यान रखिएगा ना। और ई का ऑपरेटर ये होता है आई एच का डेल अपॉन डेल टी, ठीक है ना। पी का ये होता है, और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा वी, इसका स्थिति का इनका ये खुद ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऑपरेटर की फॉर्म में। जब इनको हम यूज लेते हैं तो ये जिसके ऊपर ऑपरेट होते हैं उससे ये खुद मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, वही ऑपरेटर होता है। जैसे एक्स है, ठीक है ना, एक्स का ऑपरेटर ये एक्स है, एक्स को किसी के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, ये इसका जो वैल्यू है एक्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे x इक्वल टू 2 ले लें तो 2 साई कर दें तो ये 2 साई हो जाएगा, ठीक है ना। अब साई की वैल्यू कुछ भी आप रख दो, साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। आई एक्स का डेल अपॉन डेल टी पी वेक्टर। तो ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये ऑपरेटर यहाँ पे पुट करने पर, ठीक है ना, यहाँ पे देख लो उपरोक्त संकारकों का समीकरण 2 में उपयोग करने पर या समीकरण 2 में प्रयुक्त करने पर, ठीक है ना, आप हिसाब से लिख सकते हो। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आई एच का डेल अपॉन डेल टी, ई की वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये साइन आर वेक्टर की, ओके, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 है। तो अभी पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी अपन ने, है ना, ये पी की वैल्यू ये है, पी स्क्वायर की वैल्यू जस्ट अभी निकाली थी ना, एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ कर देते हैं, तो माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ये है 2m, और ये डेल स्क्वायर, और ये साइन आर टी, ओके, ये साइन आर टी, ओके, ये हो गया। इसके बाद में प्लस ये प्लस वी आर टी और ये साइन, ठीक है, ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुई। ठीक तो रही है ना, ठीक है।
ठीक है। तो ये जो समीकरण है इसको समीकरण 3 दे दो। समीकरण 3 समीकरण यहाँ तक ठीक है। तो जो समीकरण 3 है ये समीकरण 3 समीकरण 3 जो ये है स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गतिशील स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गतिशील कण के लिए या गतिशील कण के तरंग फलन ये हो ठीक है। तरंग फलन साई r वेक्टर t के लिए त्रिविमीय है डेल है यहाँ पे, तो त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है यहाँ से। ठीक है। तो ये जो समीकरण आई इसके अंदर पहले जो हम बात कर रहे थे बस इतनी भी समीकरण की बात कर रहे थे जो फ्री पार्टिकल के लिए थी। ठीक है। इसके अंदर ये पार्ट और जुड़ गया है। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी और जुड़ गई है VRT। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम फोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं F = डेल VRT। ठीक है ना, इससे ठीक है। तो आप ये VRT बोलिए या फोर्स बोलिए दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म जोड़ने के साथ ही ये जो इक्वेशन है ये ऐसी इक्वेशन दे रही है जिसमें जो पार्टिकल है ठीक है ना वो बल F के प्रभाव में गति कर रहा है, अर्थात जो पार्टिकल है वो इस स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गति कर रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए ये इक्वेशन होती है। ठीक है ना, तो जब भी कहीं पे हमको पोटेंशियल दिया हुआ होगा तो बताया गया होगा कि इस पोटेंशियल के अंदर पार्टिकल गति कर रहा है, तो हम इस वेव इक्वेशन का यूज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।